हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का यूजीनेट का होने वाला दिसंबर एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, इससे पहले 10 सेट हो चुके हैं इसी सीरीज़ के, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें होता है हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस विद एक्सप्लेनेशन और 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज है। छोटे वीडियोस होंगे जिससे आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़ा वीडियो होगा, आप एक साथ नहीं देख सकते, बट अपनी पढ़ाई के साथ भी इसको तो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। प्रैक्टिस सेट 11 होगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से। स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ प्लेलिस्ट का मैंने ये दिखा दिया, इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है 1000 प्लस क्वेश्चन एनालिसिस की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाई। तो ये बुक जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है वो पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं इसके बारे में पूछ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, केट मिलेट या इमैनुअल कांट। तो इसके जो पुस्तक के लेखक हैं वो है केट मिलेट। ठीक है, तो देखते हैं इनकी बुक का ये रहा। और नारीवादी विचारक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन बुक को मेरा दिखाने का तात्पर्य ये रहता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको याद हो जाए, बट अगर आप बुक एक बार याद रखते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम याद रहेगी। और इस बुक का दिखाने का रीज़न ये था कि ये 26 जून को 2025 को पूछी बुक है। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन मैंने सारे लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब धीरे धीरे आपको सारे एग्जाम के यूजीनेट के जितने भी आए सारे आपको वीडियो मिलेंगे। एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा 26 जून के एनालिसिस की। पार्ट वाइज बनाऊंगा क्योंकि ईजी रहता है आपको समझने में। एक साथ बड़ी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे इतनी बड़ी, पर आप छोटे छोटे नोट्स बना पाएंगे हर वीडियो को, तो ईजिली आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी 26 जून का आपका क्वेश्चन है। और ये था कि अरेंज करना था उनके द्वारा लॉन्च किए गए कालानुक्रम, मतलब ये कहते हैं पब्लिक पॉलिसी के जो चैप्टर है यूनिट 10 नंबर का, उसमें कुछ ऐसे दिए गए हैं जैसे स्वामित्व, स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि से समृद्धि, इनॉर्गेशन ऑफ कर्तव्य पथ, नमामि गंगे। इसको क्या करिए आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पूछेगा। जैसे नमामि गंगे आपको 2014 में आया, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया, तो इनके आगे पीछे की डेट आपको पता होनी चाहिए। और स्वामित्व का मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है। आप ये मान के चलिए स्वामित्व स्कीम मतलब मल्टीपल टाइम पूछी जा रही है पब्लिक पॉलिसी के पास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसके बारे में, आप देखिए नोट कर लीजिए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो था आपका 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च होता है। ठीक है, और नमामि गंगे जो परियोजना थी वो जून 2014 में शुरुआत होती है। और जो ए नंबर स्वामित्व योजना थी 24 अप्रैल 2020 को होती है। और स्वनिधि से समृद्धि 4 जनवरी 2021 को। और कर्तव्य पथ का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को। और जो मेरा एनालिसिस है, ये सारे क्वेश्चन आपके पीआईबी की साइट से उठाए जाते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की। क्योंकि कर्तव्य पथ का जो उद्घाटन है वो वहीं आपको मिलेगा, किसी आपको गाइड या नोट्स में नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये डेली वाले हैं जो इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है गवर्नमेंट के थ्रू से, उसकी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो अपने नोट्स में जरूर कर लें कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को हुआ था गांधी जी की जयंती पर, नमामि गंगे जून 2014 में, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, और स्वनिधि से समृद्धि 4 जनवरी 2021 को, और कर्तव्य पथ का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को। अब ये आप कहेंगे कि अक्टूबर पहले कैसे आ गया, जून कैसे बाद में आ गया। जो आंसर क्वेश्चन सेट किया गया था उसमें ही कुछ दिक्कत थी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं जिसमें ई पहले हो। देखिए आप, ई पहले किसी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसको लेना पड़ा, बी ई होगा। अब जैसे सेटर था उसने ड्रॉप भी नहीं किया क्वेश्चन, आंसर उन्होंने एक ही माना है इसका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसका अगला है द टर्म ऑफ फॉल्स डेमोक्रेसी वाज कॉइन्ड बाई। तो ये पूछ रहे हैं कि जो फॉल्स डेमोक्रेसी है वो किसने कॉइन की है। तो ये आपके होंगे, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 मई 2025 को, तो इसके होंगे एडगर ओवेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडगर ओवेंस आमतौर पर फॉल्स डेमोक्रेसी शब्द के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इनकी बुक का द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम इन डेवलपिंग वर्ल्ड। अब इनका बताने का रीजन क्या था, फॉल्स है डेमोक्रेसी का एक निगेटिव रूप रेस्पेक्ट बताने की कोशिश की। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड 1987 में। ठीक है, और फरीद जकारिया जो ऑप्शन में दिए गए हैं, फरीद जकारिया ने भी एक दिया इलिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये अभी आपको नोट्स कर लेना है। तो आपके दो हो जाएंगे, एडगर ओवेंस और आपके ये हो जाएंगे आपके फॉल्स डेमोक्रेसी से, और आपके इलिबरल डेमोक्रेसी से हो जाएंगे जकारिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उनको बताया कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन संवैधानिक उदारवाद और व्यक्तिगत अधिकारों का लिबरलिज्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। मतलब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा किस दिन प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन आपके 18 मई को पूछा गया था। और मैंने एचपीएससी इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन लिए सीरीज में क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, और आपको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, फैक्ट भी मिलेगा। तो जो एग्जाम मांग रहा है आज के डेट में नेट का ही सिलेबस था एचपीएससी के एग्जाम में, इस वजह से क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं।
और जून का क्वेश्चन मैं आपको एक सीरीज मेरे पहले से यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, जनवरी जो दिसंबर में पेपर हुआ था जनवरी के, उसका मैंने एनालिसिस कराया। उसके बाद मैं 26 जून का मैं अभी आपको करवा दूंगा। इसका जो हुआ था 21 फरवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ने, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, संविधान का पहला अपना मसौदा 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। सार्वजनिक चर्चा और सुझावों के लिए प्रकाशित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। उसके साथ में अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक द कांग्रेसमैन टुक द ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी जो 1930 को हम लोग कहते हैं, किस नदी के तट पर लिया था कि स्वराज। और ये फेमस है क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं स्वराज की धारणा कब से आई, 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, तो यहीं से सीक्वेंस स्टार्ट होता है। कि किस नदी पे आपको पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा रावी नदी के तट पर ये किया गया था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस लाहौर में मतलब कहा गया था, तो ये हो जाएगा लाहौर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए, क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूर्ण स्वराज की बात किस सेशन में की, दूसरा। और तीसरा तो ये बनी गया कि रावी नदी पे ही पूछा गया। तो तीन आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट the state shall endeavor to ensure that workers have full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि श्रमिकों को अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को पूर्ण आनंद मिले। ठीक है, क्वेश्चन ये जो यहाँ से लिया गया है, ये बेयर एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रति होती है, उसी से बनाया बेयर एक्ट होता है। उसमें डिटेल लिखी होती है एक बार लाइन टू लाइन। और हम लोग सोचते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लें सब कुछ हो जाता है, पर बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो हुआ आपको लाइन मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आर्टिकल 43 था। आइए देखते हैं कैसे। आर्टिकल 43 डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैंने आंसर ठीक कर दिया। देखिए यहाँ लिखा है, काम एक निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय स्थितियां, अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद प्राप्त। अब ये कहाँ मिलेगा, देखिए मैंने इसके लिए बेयर एक्ट का मैंने लगाया है, आपको दिखाता हूँ मैं। 43 ये रहा, लिविंग वेजेस or for workers, the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in the any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise, work in living wages, condition of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular that state shall endeavor to promote cottage industries on individual और cooperative basis in rural। देखिए संविधान में यही भाषा लिखी गई है सारी, ठीक है। मैंने इसीलिए इसके सोर्स को लगा दिया है कि आप ये सोचें कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया होगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। आपने देखा कि जो 43 था वो इस तरीके से लैंग्वेज है, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनल पढ़ेंगे तो 43 में ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ में ये देखिए मैंने हिंदी में इसीलिए ऐड कर दिया है। हो सकता है किसी को इंग्लिश समझ में आ रही, किसी को हिंदी समझ में। अब देखिए कितना लिखा है, राज्य स्टेट को दिया गया, क्योंकि हम लोग कहते हैं डीपीएस पे क्या कहता है, राज्य ही कुछ बनाएगा ना। उसमें लिखा है राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के लिए, उद्योग के लिए या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग पोजीशन, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे और विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 43 हम लोग पढ़ते हैं कि सिर्फ देगा निर्वाह मजदूरी के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और क्वेश्चन अधिकतर वहीं से बनाए जाते हैं। देखिए 42 में क्या लिखा है, वहां लिखा है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। उसके अंदर क्या लिखा है, राज्य काम की न्याय संगत यानी कि और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ठीक है। यहाँ आधार बढ़ाने का प्रयास करेगा, यहाँ उपबंध करेगा। और 43 का जो जोड़ा गया बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी इसे हम लोग कहते हैं वर्कर्स का भाग लेना होता है। राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या अन्य किसी रीति से कदम उठाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 42 क्या कहता है, 43 क्या कहता है, 43 का क्या कहता है, क्योंकि तीनों आर्टिकल आपके लगभग देखिए 43 का देखिए किस कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया, 42 से, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछेगा 42 में क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको इस डीप से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। मैं नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा डीप में जाएंगे, बट इतना तो पढ़िए कि आपको पता तो हो कि उसमें लिखा क्या है लैंग्वेज में, आपको पता है कि चीज़ें क्या होंगी। आप एक्सप्लेनेशन करके धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है ना, तो क्वेश्चन नहीं आप समझ पाएंगे, ठीक है। और इस सीरीज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा मिल सके इन क्वेश्चनों का।
और ये आपको पता है इस नेट जेआरएफ में भी आपको फायदा कर रही है, सेट में भी आपको, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम होने वाले सारी में आपको ये फायदा करेगी। जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम होने वाला, जीआईसी का एग्जाम होने वाला यूपी में, तो सब में फायदा करेगी। द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांत किस सिद्धांत से उधार लिए गए? ठीक है, सभी क्वेश्चन सभी ने पढ़े होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयरलैंड का गणराज्य का संविधान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं की है क्योंकि लगभग सभी को जानकारी है इस विषय पर। ठीक है, उसके बाद में अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1-2 साल के अंतराल में मिल जाता है कि किससे पूर्ण राज्य के रूप में। देखिए, एक होता है मिला था, जो राज्य मिला था सह राज्य का दर्जा, एक हुआ पूर्ण राज्य का दर्जा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, द 36 अमेंडमेंट होगा इसका। और 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था? सह राज्य का दर्जा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एसोसिएट स्टेट कर दिया गया। अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके लिए। ठीक है, जो सिक्किम के विशेष दर्जे से संबंधित थी। फिर जब 36वां संविधान संशोधन हो गया 1975 में, इसका सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, मतलब ऐसा मान चलिए पहले एसोसिएट स्टेट बना दिया कि हाँ आप हैं हमारे साथ में, फिर 36 में करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 10वीं अनुसूची समाप्त कर दी गई। फिर 10वीं अनुसूची किसके लिए आई आपको पता है, इसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जब 10वीं अनुसूची जब आई वो किस पर्पज से आई। पहली अनुसूची में संशोधन करके सिक्किम को भारतीय राज्यों की सूची में शामिल किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371F। क्वेश्चन इससे बनेगा आपका कि 371F किससे रिलेट करता है, या सिक्किम के लिए कौन सा स्पेशल आर्टिकल ऐड किया गया, 371F आपका इंक्लूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। भारतीय संविधान ने संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया है? तो आपको पता है कि इंग्लैंड से लिया गया संविधान है, यूएसए से हम लोगों को पता है न्यायपालिका ली है, ठीक है, स्वतंत्रता ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया, ठीक है, आयरलैंड का भी हो ही चुका है, तो इस तरीके से इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज नॉट इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कौन सा अनुच्छेद संविधान के मूल मसौदे में नहीं था? ये भी क्वेश्चन आपके 18 मई को आया हुआ है, 15(2), 51A, 39 या 29। तो आर्टिकल 51A है वो आपका जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसमें हमारे क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और ये किसके द्वारा जोड़ा गया? देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखिए अब मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन ऐड करा देता हूँ। कौन सा भाग? भाग 4A, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन किस संशोधन से? 2। किस कमेटी से? 3 क्वेश्चन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया। और पूछ सकता है कि जब आए थे तो कितने 10 मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा एक और संविधान संशोधन जोड़ा गया, इसे टोटल हो गए 11। ओके, अब मैंने इसीलिए बैरेक्ट का फिर से यूज किया है और आपको पता चले इससे किस किस तरीके से लिखा गया है संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में। सबसे पहले नंबर तो हम देखते हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य। 51 का हमें स्टार्ट होता है मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला 51 का संविधान का पालन करें, ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, खा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करें। गा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घा कहता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ढ़ भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए अब यहाँ पे का यूज हुआ, यहाँ पे 1 मान लीजिए, या 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 4 हमारा कहता है हमारी सामासिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ण व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11 नंबर यदि माता पिता संरक्षक हैं तो ये जोड़ा गया जो 86वें से संविधान संशोधन से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक के प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। और ये क्या है, संरक्षक पे भी लागू होता है और माता पिता पे भी लागू होता है। ठीक है, तो इतने मैंने आपको दिखाई चीजें। आप अगर इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ओरिजिनल से क्या ही बाहर जाएगा, ठीक है, तो आपको इतने पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर 7 कॉन्स्टिट्यूशन 7वां संविधान संशोधन किस अधिनियम पारित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है।
सातवां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो 1956 होगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्या आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए। स्टेट कहते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से इसे बदला गया। ठीक है। इसमें संशोधन क्या किया कि पहला संशोधन था कि जो ABCD भाग थे, जब संविधान लागू हुआ शुरुआत में, तो राज्यों को ABCD भाग में बांटा गया था। ठीक है, वर्गीकरण था, समाप्त कर दिया गया इनको। उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो ये ध्यान रखना कितने बने? 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। साझा उच्च न्यायालय बना। इसमें कहा गया सातवें संविधान संशोधन से, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, साझा न्यायालय बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई द। ठीक है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराया पॉलिटी से क्वेश्चन थोड़े आ गए हैं, तो आप इनका जो ना आपको आ रहे हैं क्वेश्चन वो अपने नोट्स में जरूर ऐड करते जाएं। ठीक है। और इसके लिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, पॉलिटिकल मंत्र पर आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है, हम लोगों को लगता है, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगेगा कि रीजनल है, क्षेत्रीय, तो राज्यपाल हो सकता है, पर आपको दिखाते हैं इसके बारे में कि कहाँ से उठाया गया। अनुच्छेद 324(4), 324 का 4 आर्टिकल, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसा क्या कैसे करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श से करते हैं, CEC से। इन क्षेत्रीय आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में कहाँ दिया गया है। ठीक है, आप जब बेयर एक्ट में जाएंगे तो बेयर एक्ट मैंने यूज़ किया इसमें सारे, मतलब जितने भी ऑफिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से मैंने उठाया। अब जब जाएंगे भाग 15 पे निर्वाचन में, तो आपको पता चलेगा 324 में क्या लिखा गया है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, इसमें लिखा गया इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया। ये ओरिजिनल भाषा है संविधान की। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अब देखिए किसका किसका चुनाव कराता है। पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें लिखा है राज्य के विधानमंडल पहला, उसके बाद में संसद, देखिए संसद भी थी, राज्य विधानमंडल, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके लिए हो गया। उसके बाद 324 का 2 कहता है निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे, मतलब 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसीलिए पहले 1 था, फिर 3 हो गया 1993 से, 3 सदस्य हो गए, 1+2, उसका मिलकर बनेगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस नियमित बनाई जाएगी कि विधि के उपबंधों के रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और विधि कौन बनाएगा? संसद। ठीक है। 3, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। देखिए जब निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। उसका 4, लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे कर्तव्यों पाएंगे उतने प्रादेशिक, इसे हम लोग कहते हैं रीजनल आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितना वो आवश्यक समझे। देखिए इतनी बड़ी लाइन लिखी गई है चीज़ों के लिए जब आपके चुनाव होते हैं कि क्षेत्रीय आयुक्त कौन नियुक्त करेगा, और हम लोग लगता है राज्यपाल हो सकता है क्योंकि भाषा कहती है क्षेत्रीय, तो क्षेत्र मतलब राज्य के हिसाब से, बट ऐसा नहीं है, ये आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने किए क्वेश्चन आपको सारे रिवाइज करने हैं बार बार और अपने नोट्स में ऐड करते जाना। और मैंने क्या किया इस सीरीज में, अब धीरे धीरे मैं आपको पिछले क्वेश्चंस का और पिछली जो हमने वीडियो बनाई उसका कुछ पार्ट आपको रिवीजन पोर्ट में भी दिलवाएंगे लास्ट में। जैसे बुक्स एंड ऑथर आपको हम रिवाइज करा रहे हैं। थॉमस मैन की बुक का नाम क्या है? राइट्स ऑफ मैन है, 1791 में आई। एडम फर्ग्यूसन की बुक है ऐसे ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1767। अलेक्सी टॉकीवेली के डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में बुक आती है। माइकल वॉल्जर की बुक है स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। अब आपको देखिए अलेक्सी टॉकीवेली का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे कौन प्रेरित लेते हैं? जेस मिल लेते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी को बताते हैं कैसा है, मतलब परेशान वाली बताते हैं, बहुमत की तानाशाही बताते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वाला। माइकल वॉल्जर आपके किसके खिलाफ लिख रहे हैं? समुदायवादी विचारक है, ये लिख रहे हैं आपके जॉन रॉल्स के। कार्ल मार्क्स ऑन द जूइश क्वेश्चन, एंटोनियो ग्राम्सी लिखते हैं मॉडर्न प्रिंस को, और उसके साथ में एंटोनियो ग्राम्सी एक और बुक लिखते हैं द प्रेजेंट नोटबुक्स। और मॉडर्न प्रिंस किसके बिहाफ पे जैसे लिखी जा रही है? एक प्रकार से द प्रिंस मैकियावेली की जो रचना है उसी के सापेक्ष में लिखी जा रही मॉडर्न प्रिंस है। ठीक है, और मॉडर्न प्रिंस कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपकी बनेंगी।
तो आपकी बुक्स आपकी रिवीजन हो गई। उसके साथ में इससे पहले एक मैंने वीडियो डाली थी चैनल पे वाईटी पे, दैट्स अ बुक्स एंड पीडीएफ की। तो उसके लिए मैंने उसमें से एक आपको बताने की, याद कराने के लिए, रिवीजन के लिए मैंने बुक्स ले ली हैं। द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका थॉमस पैकेनम की है। सेटलर कॉलोनिज्म एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पैट्रिक वॉल्फ की है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनार्ड की है। द एज ऑफ एम्पायर 1875 से 1940, ये पूरा बुक का टाइटल है, एरिक हॉब्सबॉम की है। कॉलोनिज्म एंड कल्चर निकोलस डर्क्स की है। उसके बाद अशोक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म नाओमी क्लेन, नेगडेम्पलिज्म जॉन बेलमी फॉस्टर, और हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका वॉल्टर रोडनी की बुक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आप याद कर लीजिए। उससे पहले ये बुक्स हो गई, ये बुक्स हो गई।